आज की सबसे बड़ी और तहलका खबर तो यही है कि अनप्रेसिडेंट वे में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में, अमेरिका की तारीख में, प्रोटोकॉल की तारीख में ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो कि फील्ड मार्शल भी हैं, जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनको अमेरिका के सदर ज़ोहराने पे बुलाया है। ये ज़ोहराना अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा और उनसे मिलने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। ऑब्वियसली तभी मुलाकात हो रही है अमेरिकन सदर ने। अब से कुछ देर पहले अमेरिकन सदर से इस सिलसिले में पूछा गया कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये कोई आम डेवलपमेंट नहीं है, इसमें हिंदुस्तान तो खैर बहुत से इख्फा हो गया हुआ है और भी बहुत से लोग जो है वो खुश नहीं होंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट है। ऐसा होता नहीं है लेकिन ये होने जा रहा है। अमेरिकन सदर से अब से कुछ देर पहले सहाफ़ियों ने सवाल किया अमेरिका में और उनसे पूछा कि ये क्यों मुलाकात हो रही है, इसका क्या इम्पैक्ट, इसकी क्या वजूहत है। तो उस पर अमेरिकन सदर ने क्या बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। उसके बाद उसकी तशरीह मैं करूंगा आपके सामने, लेकिन ज़रा पहले सुन लें। भाई उन्होंने कहा आई लव पाकिस्तान और उन्होंने कहा कि मोदी इज़ अ फैंटास्टिक मैन और उन्होंने कहा कि जंग के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम जो हुआ है, जंग जो रुकी है, जो सब कुछ हुआ है, ये दो ताकतवर लोगों की वजह से हुआ है जिसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप आए। इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी ताकतवर, वो तो होने ही, खैर वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के। इधर से उन्होंने और किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया। उधर से नरेंद्र मोदी जो कि पावरफुल तरीन आदमी इंडिया के, नो डाउट। इधर से सिर्फ जनरल आसिम मुनीर। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये सिविलियन उसकी तो बात ही नहीं है। ये तो जंगे भी फौज लड़ रही है, मुल्क भी फौज चला रही है, इकॉनमी भी फौज चला रही है। इस फौज के ऊपर ही सबका ट्रस्ट है। आज ट्रंप ने भी उसको बड़ा असर्टिव वे में बता दिया कि उसने बताया कि एक तरफ नरेंद्र मोदी अगर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदुस्तान की ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी के साथ बात करनी है, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर हिंदुस्तान में किसी के साथ बात करनी है, किसी इफेक्टिव पावरफुल आदमी के साथ, तो वो नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तान में अगर किसी के साथ बात करनी है तो वो है सिर्फ जनरल आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, और नो वन एल्स। कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। अमेरिका ने अगर बात करनी है, अमेरिका मीन, और ये बात सिर्फ अमेरिका के हवाले से नहीं है, हमारे वजीर ख़जाना भी हमें बता चुके हैं, हमें सब बता चुके हैं लोग। ये जो आपको कर्जा वगैरह मिलता है, ये भी फ़ौज की बलबोते में मिलता है। कोई ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप को, इतनी डिस्क्रेडिटेड है, कोई ट्रस्ट ही नहीं करता इनको, इनके मुंह को एक पैसा देने को तैयार नहीं है। पहले इमरान को कोई ट्रस्ट नहीं करता था, अब शहबाज साहब को ट्रस्ट नहीं करता, पहले इमरान साहब को नहीं करते थे। उस वक्त के आर्मी चीफ जाया करते थे, गली गली जाके तो पैसे इकट्ठे करते थे। अब जो है, अब भी आर्मी चीफ जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो क्या चाइना, क्या यूएई, क्या IMF, इन सबको फ़ौज की क़यादत पे ही यकीन है। हमारे पास तो क़यादत है ही नहीं, जो है वो आपके सामने है, वो आपको पता नज़र ही नहीं आती। फिर उस दिन मैंने एनालिसिस कर दिया, शहबाज साहब की गवर्नमेंट के 1 साल हुआ, मैंने कहा जी 100 में से 100 नंबर, 100 में से 0 नंबर है। तो उनके तरफ से कॉल आ गई, उन्होंने कहा जनाब ये क्या कर रहे हैं आप, तो सारा क्रेडिट उधर दे रहे हैं। भाई अब तो ट्रंप दे रहा है, मैं क्या करूँ। हमारे साथ मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद है, साबिक सेनेटर रहे, साबिक वफाकी वज़ीर रहे, माहिर आलमी अमूर है, ऑब्वियसली पाक चाइना उसको देखते हैं चीज़ों को। मुशाहिद साहब बड़े अरसे बाद आपकी ज़ियारत हो रही है। PTV के दौर में आपके साथ बहुत वो हुआ करता था, याद अल्लाह जिसे आप कहते हैं। सर बहुत वार्म वेलकम। पहला सवाल, ये मुलाकात कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डोनाल्ड ट्रंप साहब, बड़ी अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके व्यूअर्स को, एंड गिव माय रिगार्ड्स टू योर एस्टीम्ड फादर। उनके हम बड़े पुराने फैन रहे हैं, सर जरूर हमारे। सर जरूर माशाल्लाह सर जरूर, थैंक यू सो मच। मुशाहिद साहब बहुत बड़ी खबर आ गई ये वाली, अभी ईरान पे बात करते हैं, ईरान इजराइल पे। आप किस तरह देखते हैं इसको, इस मुलाकात को, फील्ड मार्शल और ट्रंप की? आई थिंक देयर इज नो डाउट कि बहुत तारीखी बात है, आज हिस्टोरिक डेवलपमेंट है। मैं भी अपना रिकॉर्ड्स देख रहा था और मैंने देखा कि ये फर्स्ट टाइम तारीख में हुआ है 75 सालों में कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक पाकिस्तान के सर्विंग आर्मी चीफ जो रूलर नहीं है और उनको इनवाइट किया फॉर लंचन एंड द वाइट हाउस। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान, फॉर द पाकिस्तान आर्मी एंड ऑल्सो फॉर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और ये एक मेरे ख्याल में एक रिकग्निशन भी है कि जनाब यही वो फौज है, उसके सिपहसालार है जिन्होंने हिंदुस्तान को शिकस्त भी दी। ट्रंप याद रखें, ही रिस्पेक्ट्स पावर, ही रिस्पेक्ट्स जो दबंग लोग हैं। वो कहता है यार इन्होंने पाकिस्तानियों में बड़ी जान है। उसने कहा आई लव पाकिस्तान, कि पाकिस्तानियों ने तो फेंटी लगा दी हिंदुस्तान की, ये तो कमाल का, हु इज द पर्सन, आई वांट टू मीट हिम।
एंड टॉक टू हिम। तो ये अच्छी बात है। और इस वक्त मैं बता दूं कामरान साहब कि दिल्ली में, हिंदुस्तान में सफाए मातम होगा, सफाए मातम, स्टेट ऑफ मॉर्निंग, कि ये हो क्या गया। दे वांटेड टू आइसोलेट पाकिस्तान, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, फील्ड मार्शल आसिम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो सारा चिकनाचूर हो गया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव मातम तो पाकिस्तान में भी कहीं पे छोटी-छोटी जगहों पे होगा, अहमियत कितनी है। लेकिन आपने ये बड़ी जबरदस्त बात की कि ऐसे ही हुआ होगा। आपने बड़ा अच्छा माइंड रीड किया डोनाल्ड ट्रंप का, उसे कहा हु इज दिस मैन जो इतना पावरफुल है, जिसने जंग जीती, जिसने पीस में। क्यों सर, आपने बड़ा अच्छा इसको रीड किया है, उसका जो जार्गन है ना, डायलेक्ट जो है ट्रंप का, अबाउट ट्रंप बड़ा खुला डुला पंजाबी स्टाइल बंदा है। वो आपकी तरह रवायती नहीं है, वो नहीं करता, वो पंजाबी स्टाइल है। थापड़ी देगा जी, अच्छा कुटिया है, अच्छा मारे है, वो पंजाबी स्टाइल ऑपरेट करता है, खुला डुला बंदा है। तो उसका स्टाइल रवायती स्टेट डिपार्टमेंट या डिफेंस डिपार्टमेंट या रवायती सफारतकारी का नहीं है। वो प्रोटोकॉल की परवाह नहीं करता, वो बंदा देखता है कि बंदे में जान कितनी है। और सर आपके ख्याल में क्या सिर्फ पाक इंडिया जो हुआ है मामला, ट्रूस हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आना और आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल का बड़ा जबरदस्त जंग को लड़ना, ये डिस्कशन हो गई? अभी देख रहे हैं ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या अमेरिका ये भी कह सकता है पाकिस्तान को कि जनाब आप न्यूट्रल रहें, या आप जो है वो इसके अंदर बिल्कुल ना आएँ, या इसमें सपोर्ट करें? ये कह सकता है अमेरिका या नहीं? मेरे ख्याल में कामरान साहब, मेरा जो असेसमेंट है, मेरा मुशाहदा कह लें, मैं आई एम ट्राइंग टू डू सम गेस वर्क, 3 आईज विल बी डिस्कस्ड। आई, ईरान, इजराइल एंड इंडिया। अच्छा, 3 आईज, ईरान, इजराइल एंड इंडिया। वो पूछेगा, मेरे ख्याल में वो सुनने के मूड में भी है कि देखें जी, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए हैं, ईरान हमारा हमसाया है, ईरान हमारा दोस्त है। और कल बड़ा अच्छा बयान दिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डायस्पोरा के सामने कि हम ईरान के मजम्मत करते हैं हमले पर, और हम ईरान के साथ खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि अमेरिका ये जंग ख़त्म करे। तो मेरे ख्याल में यही मशवरा वो गालिबन लंच में प्रेसिडेंट ट्रंप को देंगे। एक तो ईरान के बारे में गुफ्तगू होगी, ट्रंप पूछेगा उनसे कि कितना ईरान में कितनी असेसमेंट क्या है उनकी, जंग क्या रुख अख्तियार कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इसराइल के बारे में कि अगर कल को खुदा ना खास्ता है ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है ईरान में, या रजीम चेंज आता है, तो इसराइल का होगा, पाकिस्तान का क्या रवैया हो सकता है। और तीसरा, हिंदुस्तान के बारे में इंडिया का क्या करना है। जो उसका फेवरेट लफ्ज़ है टैरिफ्स के बाद, वो है कश्मीर। टैरिफ्स तो फेवरेट लफ्ज़ है ना उसका, उसके बाद आता है कश्मीर, बिकॉज ही इज बीन मेंशनिंग कश्मीर सेवरल टाइम्स, और हिंदुस्तान को उसकी बड़ी तकलीफ भी है। तो वो पूछेगा कि आगे कैसे बढ़ना है, आपकी क्या असेसमेंट है। देखें जी, मैं अमेरिका 4 साल पढ़ा हूँ। अमेरिका में पहला सवाल पूछते हैं गवर्नमेंट में, इदारे में, हु इज़ द बॉस, आई विल टॉक टू द बॉस। तो उसने कहा कि मैं इनसे बात करूं जो द पर्सन हु मैटर्स, जो डिसीजन मेकर है। तो वो आइंदा के लिए मेरे ख्याल स्ट्रेटेजिक ताउन की भी चाहता होगा। और दूसरा जो एस्पेक्ट होगा इनकी गुफ्तगू का, वो होगा पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशंस, काउंटर टेररिज्म, मिनरल्स, क्रिप्टो करेंसी, और आगे ताल्लुकात को बढ़ाना। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि अमेरिकन सदर हैज सच पॉजिटिव व्यूज अबाउट पाकिस्तान। उसने कहा आई लव पाकिस्तान, आपने अभी कोट किया। जी जी जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हिंदुस्तान तो कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, वो कह रहा है पाकिस्तान। आपने ये जो आपने जितना क्लियर किया ना इस मुलाकात को, मेरा नहीं ख्याल किसी और, आपने हु इज द बॉस, हु इज द डिसीजन मेकर, हु इज दिस गाय, मतलब कि आपने पाकिस्तान के तमाम लोगों को पिछाड़ दिया, और जो वाकई ट्रंप समझता है आपने क्या पिछाड़ा, आपने उसकी रियलिटी बताई है। जी मैं तो वही मुशाहदा दिया आपको मैंने अपना, क्योंकि मैं अमेरिका रहा हूं तो मैं अमेरिकन माइंड को समझता हूं, और ट्रंप को मैं खुद भी समझता हूं कि वो डिफरेंट किस्म का, वखरा किस्म का लीडर है, वो रवायती लीडर नहीं है। तो उसकी सोच क्या है, मैं उसकी इक्कासी कर रहा हूं। सर 3 आईज की आपने बात की, ईरान, इजराइल, इंडिया जी। एक चौथी आई भी है जिसके मुतालिक एक चौथा आई भी है पाकिस्तान के हवाले से, मिस्टर आई के। मैं मुल्कों की बात कर रहा था, मैं अफराद की बात नहीं कर रहा था। मैं आ रहा हूं उसकी तरफ, मैं सर उसकी तरफ आ रहा हूं। आपके ख्याल में शायद साहब, आप समेत बहुत से लोग ये कह रहे थे पहले कि शायद ट्रंप जो है वो, आप जिस तरह आप कह रहे हैं, गैर रवायती है, उसको कोई पता नहीं है, वो उठ के किसी दिन ट्रंप ट्वीट कर दे, फोन कर दे। यहां पे इस मुलाकात में आपको तो नहीं लगता कि जिक्र भी होगा इमरान खान का? यू डोंट थिंक सो? मेरा नहीं ख्याल पब्लिकली बात करेगा। हो सकता है जब वो इकट्ठे हाथ से हाथ पकड़ के जा रहा हो, या उनके कंधे पर हाथ रखा हो, तो कान में कुछ कह दे कि उसका यार ख्याल रखो, ज़रा हाथ वाला रखो उस पर, इस टाइप की बात वो प्राइवेटली कर सकता है। जो है ना पंजाबी स्टाइल, कि वो जैसे उनको साथ खाने के मेज़ में ले जाते हो, एक
कान में कह दिया कि यार हाथ हौला रखें जरा, देख लें, उधर भी ख्याल रख लो, इस टाइप की चीज़। ट्रंप का स्टाइल हो सकता है ये, लेकिन पब्लिकली नहीं कहेगा। लेकिन सर ये तो क्लोज डोर में मीटिंग हो रही है ना, आपके ख्याल में इसमें डिस्कशन भी शायद बड़ी अजीब सी समझी जाए, क्योंकि एक तो वो तो पाकिस्तान को एक क्रेडिट देने के लिए बुला रहे हैं, एक्नॉलेज करने के लिए बुला रहे हैं, तो वो इमरान पे बात करना तो मेरा ख्याल से मुनासिब भी नहीं लगेगा उस मीटिंग में, हालांकि क्लोज डोर मीटिंग है ये, टोटल नो मीडिया। हाँ नहीं, वो नहीं, पब्लिकली नहीं करेगा। वो ये है, मेरे ख्याल में वो उनको मुबारकबाद भी देगा कि आप फील्ड मार्शल बने हैं, और मेरे ख्याल में प्राइवेटली हो सकता है मुबारकबाद भी देगा, यार आपने तो बड़ी अच्छी जंग लड़ी है, इस टाइप का। ट्रंप जो है ना वो बड़ा वो इम्प्रेस होता है इन चीज़ों से, कि जो लोग दबंग हैं या लड़ना जानते हैं, वो ये प्राइवेटली तो सोचता होगा ना कि पाकिस्तान छोटा मुल्क है, उसने इंडिया को हरा दिया और फेंटी दी इंडिया को, तो ये बहुत बड़ी बात है उसके जहन में। तो उसका जो तस्वर है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, मिलिट्री लीडरशिप के बारे में, वो मुख्तलिफ हो गया है आफ्टर मे। और मुशाहिद साहब आज जिस तरह, और आपने देखा कि मोदी के साथ उसने टेलीफोन कॉल की है, हाँ, उसी में कंसोलेशन प्राइज। आपको याद होगा स्कूल में होता था कंसोलेशन प्राइज वो कंसोलेशन प्राइज है कि यार चलो ठीक है यार, तुम्हें फोन से टरखा दिया, उसको टेलीफोन से टरखा। लेकिन सर मोदी ने जो ये कहा है उस टेलीफोन कॉल के अंदर ही कि जी हमें अमेरिका की सालसी जो है ना कश्मीर के ऊपर, वो कबूल नहीं है, तो आपको लगता है ये अमेरिका, ये पाकिस्तान के लिए या अमेरिका के लिए एक धचका वाली बात है? क्योंकि हमें ये लग रहा था कि शायद ट्रंप से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए, ट्रंप बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो गया कश्मीर को लेकर, तो इंडिया को भी काबू कर लेगा ट्रंप। आपको लगता है कि ये थोड़ा सफारती लेवल पर सेटबैक है जो मोदी ने फोन पे कह दिया कि जनाब जी? मेरा नहीं ख्याल मोदी ने ये कहा होगा, ये पता नहीं किसने बयान दिया, ये झूठ बड़ा बोलते हैं हिंदुस्तान वाले, और वो आगे भी गलत बयानी करते हैं। आई डोंट बिलीव दिस वर्जन। नहीं, आई थिंक ये अमेरिकन से सवाल पूछा गया, जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव होती है व्हाइट हाउस में, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कहा है कि इंडिया ने कहा है कि जरा हम सालसी कबूल नहीं है, तो अमेरिका ने कहा आपकी मर्जी, हर मुल्क की अपनी मर्जी, हम तो आपको एक ऑफर कर रहे थे, हम किसी को दबाव में नहीं डाल रहे, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, वो उन्होंने कहा, ये क्लियर किया। आई थिंक काफी सवाल वो अच्छा उन्होंने कहा होगा, लेकिन उसका कोई वक़्त नहीं है। क्वेश्चन है कि कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हो गया है, कश्मीर इशू एजेंडे में आ गया है, और हमने नहीं डाला, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने डाला है, तो हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है। अब हिंदुस्तान जाने, वो अपना काम जाने, वो अपने डिफेंसिव हो रहे हैं, क्योंकि उनको शिकस्त बहुत बड़ी हुई है। सफारती शिकस्त ट्रंप की वजह से हुई है, और फौजी शिकस्त पाकिस्तान फौज की वजह से हुई है, और एयरफोर्स की वजह से हुई है। वैसे तो उनको वो तकलीफ तो बहुत है ना जी, तो वो तकलीफों में इजाफा हो रहा है हिंदुस्तान की। मुशाहिद भाई, ये पहली दफा होगा पाकिस्तान की तारीख में, एक तो हमने ये कहा ना कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक आर्मी चीफ जो कि फौजी डिक्टेटर नहीं है, ही इज अंडर अ सिविलियन गवर्नमेंट, उनसे अमेरिका का सुपर पावर, एक सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट मिल रहा है। लेकिन शायद ये भी पहली दफा होगा कि वो मिल रहा है जनरल आसिम मुनीर से, फील्ड मार्शल से, ये समझ के कि ही इज द बॉस, ही इज द डिसीजन मेकर, he is the guy who has fought the war, and he has brought India on his knees, on its knees. लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे रूलिंग एलीट है, वो माइंड नहीं करेगी पहली दफ़ा कि यार अगर आर्मी चीफ को बॉस कहा जा रहा है, अगर आर्मी चीफ को डिसीजन मेकर कहा जा रहा है, अगर आर्मी चीफ के साथ ट्रंप मिल रहा है, उनको कह के यार यही पावर का नुक्ता है, पाकिस्तान में यही पावर का मरकज़ है। मेरा ख्याल है पहली दफ़ा ये भी तारीख में होगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर या सिविल लीडरशिप उस पर माइंड भी नहीं कर रही होगी। व्हाट्स योर टेक? रूलिंग एलीट तो नहीं है जो सिविलियन लीडरशिप है, वो तो मुलाजिमत कर रहे हैं ना, नौकरियां कर रहे हैं। सही है, वो तो इधर बैठे हैं। एंड वो और जो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहा है, इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल मीटिंग, वो होस्ट कर रहा है लंच। इसका मतलब है वो उनको हेड ऑफ स्टेट लेवल की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये याद रखें, ये बिल्कुल, ये लंच जो करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लिए करते हैं, या प्रेसिडेंट के लिए, या क्राउन प्रिंस के लिए, जो रूलिंग जो होते हैं एक्चुअल रूलर। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। मेरी जो मुशाहिदे के मुताबिक ये आज तक मैंने नहीं सुना या देखा किसी वाइट हाउस में इस किस्म का इस्तकबाल होना, इस किस्म की पजीराई होना। तो आई थिंक दैट लेवल इज टोटली डिफरेंट, और उनको पता है पाकिस्तान की क्या रियलिटी है, पाकिस्तान का क्या, हु आर द रियल डिसीजन मेकर्स, हु आर द रियल पीपल हु टेक द डिसीजंस। एक्चुअली मैं शायद साहब, मैं इस अगर मुल्क की मफाद में जो चीज है उसको वेलकम करना चाहिए। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि जैसे कि कोई और होता ना यहाँ पर, मतलब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते या इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर होते, वो शायद माइंड कर जाते, क्योंकि ऑब्वियसली वो समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी द बॉस। लेकिन यहाँ पर जो है वो शहबाज साहब तो माइंड नहीं करेंगे इस बात को। एक सच भी है, एक फैक्ट भी है, आर्मी चीफ
नॉट एट ऑल, नहीं नहीं, कोई माइंड शेयर नहीं करेगा। वो अपनी अपनी उसी तरह पर काम करने में बड़े खुश हैं और बड़े खुश जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो माजी में ये भी हुआ कि आप मिन्नतें करते थे, फोन कॉल आया कोई अमेरिका से प्रेसिडेंट की, तो इधर प्रेसिडेंट आपको होस्ट कर रहा है, इन्वाइट करके व्हाइट हाउस में। तो ये बड़ा, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान, इट्स अ वेरी गुड, इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। और कामरान साहब, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, जब ये ट्रंप इलेक्शन भी जीता था, लोग कहते थे पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं रही, इस खित्ते की कोई अहमियत नहीं रही, पाकिस्तान डज नॉट मैटर। मैं वाहिद बंदा था, आपको याद होगा, मैं कहता था पाकिस्तान मैटर्स, पाकिस्तान इज अ की कंट्री हमारा, और ये खित्ता बड़ा अहम है। और आप आज साबित हो गया कि वी आर अ वेरी की कंट्री। और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि आई लव पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ मैं अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता हूं। तो हमें अपनी अहमियत खुद समझ नहीं आई। हमें तो लोग कहते थे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, हमें तो ये बना दिया था, हमारे जो कद तक छोटा कर दिया था मुल्क का हमारे सो कॉल्ड कायदीन ने। बिल्कुल सही सर। इजराइल इज वेरी क्लोज टू अमेरिका ड्यू टू ऑल द रीजंस वी नो, और आप ने तो हिस्ट्री को बड़ा क्लोजली देखा हुआ है। मैं ज़रा एक छोटा सा नुक्ता आपसे जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं रिसेंट ईरान उस पर कॉन्फ्लिक्ट पे आता हूँ। इजराइल अमेरिका की हमेशा ख्वाहिश रही है, जैसे अमेरिका की ख्वाहिश है कि सऊदी अरब इजराइल को एक्सेप्ट कर ले, क्या अमेरिका की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान भी इजराइल को एक्सेप्ट कर ले? और क्या मुशर्रफ साहब के दौर में जब कसूरी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, ऐसा कुछ बड़ा सीरियस हुआ था मामला कि अमेरिका ने प्रपोजल दिया हो कि, और पाकिस्तान ने उसको किसी भी लिहाज से सुना हो, या आउटराइट रिजेक्ट किया हमेशा पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने, देखें जी, इजराइल के साथ हर दौर में कोई ना कोई बैक चैनल का, कोई ना कोई खुफिया, कोई ना कोई खामोशी से राब्ता रहा है हमारा। अच्छा। ये मैं कहूँगा स्पेशली जनरल ज़िया के ज़माने से अफगान जिहाद में इजरायली असला इस्तेमाल हुआ था सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। उसके बाद 1990s में भी ये होता रहा है, लेकिन कोई बाज़ाब्ता ऐसा दबाव नहीं आया अमेरिका की तरफ से सख्त किस्म का कि पाकिस्तान ज़रूर ये काम करे। हो सकता है अरब ममालिक पर आया हो, हमारे पर नहीं आया हो, और हमारे लिए अमेरिकन पाकिस्तान ताल्लुकात में कोई इजरायली फैक्टर इतना मेजर फैक्टर नहीं रहा माजी में। तो अभी तक तो ये तारीख़ है, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बारे में उनको मालूम भी है। और हमने ये भी कहा है उनको कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारी जो कौमी सलामती के इश्यूज़ हैं, दे आर स्पेसिफिक टू साउथ एशिया, जनूबी एशिया, और जिसमें हमें मेन थ्रेट हिंदुस्तान से है। तो हमारा जो बैलिस्टिक और न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हिंदुस्तान के दिफा के, हिंदुस्तान के जारियत के दिफा के खिलाफ, दिफा के लिए है। अच्छा सर, हमने वो इजराइल के मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी इश्यूज में हम नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि वी आर नॉट सीन इन दैट लाइट। बिल्कुल ठीक है। मैं अभी ना थोड़ा आपका टाइम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, बाकी हमारा असूली मौकफ, हमारा असूली मौकफ रहा है फ़लस्तीन पर और रहेगा, और हम कायम रहे हैं उस पर, और बड़ा स्ट्रांग मौकफ रहा है, बल्कि अरब ममालिक से हमारा ज्यादा बेहतर मौकफ है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जिस जोरदार तरीके से हमने स्टैंड लिया वो हमेशा लिया। बिल्कुल ठीक सर। इससे पहले मुशाहिद साहब, मैं आपके साथ टोटल बात शुरू करूं मिडल ईस्ट की, ईरान इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट की, मैं अभी चाहता हूँ थोड़ा सा आपसे दो तीन चीज़ें डोमेस्टिक भी और जान लूँ। आज आप हाथ आ ही गए हैं तो हमारी खुशकिस्मती। मुझे बताइए मुशाहिद साहब के जी नहीं मैं हाथ आता रहूँगा, मैं इधर ही हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुशाहिद भाई, ये बताइए कि ये जो सिनेरियो है पाकिस्तान का, अब लिविंग असाइड, ये बड़ी अच्छी बात है, और हमें इस बात की खुशी है कि वो स्टेबिलिटी, आप और मैं तो विटनेस हैं, मुशर्रफ साहब के दौर में मैंने जर्नलिज्म का आगाज़ किया PTV न्यूज़ से, आप और मैं विटनेस हैं कि इस मुल्क के अंदर आप फौजी आमिर किसी को कह लें या फौजी आमिर ना भी कहें, उसको पावरफुल गाय कह लें, स्टेबिलिटी आई है फौज की वजह से। इकोनॉमिक, मुशर्रफ साहब के दौर में सबसे ज़्यादा तारीख की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर आई। तो इसी तरह अब जो मौजूदा आर्मी चीफ है, इनकी वजह से बड़ी स्टेबिलिटी आई है। लेकिन साथ साथ होता यह है कि एवरी सच स्टेबिलिटी ब्रिंग्स इनस्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को आइसोलेटेड, अपने आप को डिसग्रंटेड, अपने आप को समझती हैं कि हमारे पास स्पेस खत्म हो गई है। खासतौर पर तहरीक इंसाफ ये सोचती है, इवन दूसरी पार्टीज भी जो पावर में है वो भी दबे दबे लफ्जों में कहती है कि हमारे पास तो स्पेस ही खत्म हो गई है। कोई इमरान खान को ब्लेम कर रहा होता है, कोई एस्टैब्लिशमेंट को ब्लेम कर रहा होता है। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है जी, आपके ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और खास तौर पे तहरीक इंसाफ, इनके पास कुछ स्पेस रह गई है अभी? देखिए जी, बात यह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी जरा री इन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप को।
कि हमारी 30 साल से रवायती पॉलिटिक्स चल रही है। अब हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड रूलिंग पार्टीज में बेसिक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है ना कि एक चाहता है कि मेरा बेटा बन जाए प्राइम मिनिस्टर, दूसरा चाहता है कि हमारी बेटी बन जाए प्राइम मिनिस्टर। आपने विजन क्या देना है मुल्क को 21वीं सदी को आगे ले जाने के लिए? और वेदर यू लाइक इट और नॉट, पाकिस्तान के सिस्टम में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ स्टेट स्टेबिलिटी। उनका एक रोल है और वो चाहे आप पसंद करें या ना करें एक रियलिटी है। आप देखें ना, आप जब इश्यूज आते हैं तो फिर आप हमेशा सब सियासी जमातें बशमूल ऑपोजिशन कहते हैं द रोड टू इस्लामाबाद लाइज थ्रू रावलपिंडी। उनका कंधा भी इस्तेमाल करना है पावर आने में और उनको इस्तेमाल भी करना है अपने मुखालफिन को ख़त्म करने में। तो ये या तो अपने पाँव में खड़े हों, आप अपनी पार्टीज के अंदर भी जमहूरियत लाएं, इश्यूज़ की सियासत करें, को विजन दें 21वीं सदी का कि हम इस मुल्क में गुर्बत कैसे ख़त्म करेंगे, करप्शन कैसे ख़त्म करेंगे, बेहतर गवर्नेंस कैसे लाएंगे। सिर्फ ये होता है कि ये सिफारशी कल्चर है, मेरा बंदा उसको लगाओ उधर, मेरे बंदे को उधर लगाओ। ये सारी मकसद यही बहस होती है, कोई जो चीज़ भी हो, मेरा बंदा कौन है। तो वो उससे आप आगे निकलें, आप मुल्क की बात करें, नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, कौमी मफाद, ना कि अपनी ज़ाती मफाद का। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स अब पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म हो गया है। ये कबायली सोच, जैसे हम मजाक से कबायली कहते थे, कबायल वाले कहते हैं जी कबायली तो बैठे हैं इस्लामाबाद में हम तो कबायली नहीं है। हाँ, वो माइंड करते हैं, वो कहते हैं कबायली तो आप लोग हैं कि आपकी सोच है कि अपने कबीले से, अपनी पार्टी से, अपने जो भी जात पात से या अपने लॉयलिस्ट से आगे नहीं देखना आपने। तो ये यू हैव टू लुक एट द बिग पिक्चर। एक सवाल दोनों पार्टीज के हवाले से, एक सवाल, एक पीएमएलएन के हवाले से और एक पीटीआई, उसके बाद में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जाऊंगा। सर मुझे बताइए कि मेरे ख्याल में स्पेसिफिक पार्टीज की बात ना करें, मैं इश्यूज की बात करें तो बेहतर है। मैं आई वुड नॉट लाइक टू गो इनटू स्पेसिफिक पार्टी। आप उसमें ना जाएं, पता है पार्टीज का क्या हाल है आजकल के दौर में। बिल्कुल ठीक है। मुझे सिर्फ आप ब्रॉडर बात करें, इश्यूज की बात करें तो इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है कि पॉपुलर पॉलिटिक्स का खात्मा हो गया अब? क्योंकि पॉपुलर पॉलिटिक्स कुछ भी कर ले, जब तक कि ताकतवर साथ नहीं होंगे वो पावर भी नहीं आ सकते। और जो पॉपुलर नहीं है, अगर वो पॉपुलर नहीं भी हैं, ताकतवर साथ है तो आ जाएंगे। यही सियासत, यही पैटर्न है, अब समझा जाए इस मुल्क में डेमोक्रेसी का। नहीं, आई थिंक परमानेंट फैक्टर नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं कि इसकी ज़रूरत है। बड़ा अच्छा हुआ है, हमने फतह हासिल की है, हमारी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हुई है, पाकिस्तान की माशाल्लाह एक पजीराई मिल रही है इंटरनेशनली भी, डोमेस्टिकली। इस वक्त है दस्ते शफा की, हीलिंग टच की। और मेरे ख्याल में वो कहता था ना चर्चिल, मैग्नेनिमिटी इन विक्ट्री, कि जब अब फतह हो तो दिल बड़ा करें। वाह। और नेल्सन मंडेला से मैं उनका मिनिस्टर इन वेटिंग था एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जब तशरीफ लाए थे एज प्रेसिडेंट 1999 में। मैंने पूछा था नेल्सन मंडेला साहब से, मैंने कहा कि सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है एक लीडर की? लीडर की बात कर रहा हूँ, चाहे खाकी में हो या मुफ्ती में हो। उन्होंने कहा जेनरोसिटी, वाह, दिल बड़ा करें। तो हमारा जो है ना दिल बड़ा होना चाहिए। हम रीच आउट टू द ऑपोजिशन ऑल्सो, सियासी कैदियों को रिहा करें, मिसिंग पर्सन का मसला हल करें, मुल्क को जोड़ें और आगे लेके चलें। इस वक्त आज मुझे 2-3 मुसलमान एम्बेसडर्स मिलने आए थे, और बल्कि तुर्की का एम्बेसडर आया था। वो कह रहा था पाकिस्तान शुड प्ले अ लीडरशिप रोल, कि हमारा आपके में इतनी जान है आपके मुल्क में और आपकी तरफ लोग देख रहे हैं। मैं क्या, हम मिल के सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं इस खित्ते में भी। हमारे अब वो पुराना मई के बाद हालात तब्दील हुए हैं, तो इस मौके को हम फायदा उठाएं मुल्क की खातर। और मैं समझता हूं कि जो अगर लोग अपने आप को कायदीन कहते हैं, क़यादत का मतलब होता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है शो लीडरशिप टू द पीपल। सिर्फ अपने वो पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर ना बंदर बांट में ना फंसे रहे कि किसको क्या देना, किसको क्या लगाना है, और कुछ लो कुछ दो। हमारा जो फंसे हुए उस ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स में। मुझे तो लगता है सर इस सिस्टम अब इस तरह ही चलेगा, और मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ी चीज़ आने, क्योंकि अब तो हम जीत भी रहे हैं और हम इम्पॉर्टेंट भी हो रहे हैं और हम पावरफुल भी हो रहे हैं, और बहुत हद तक पावरफुल हो रहे हैं, बहुत हद से ज़्यादा बढ़ के पावरफुल हो रहे हैं। ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा। और जो कुछ लोगों को उम्मीदें थी ट्रंप आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो तो बिल्कुल ही उल्टी हो गई। ट्रंप आए तो हैं, लेकिन वो मिल किससे रहे आज? वो किसको बॉस समझ रहे हैं पाकिस्तान का, किसको वो उनकी तवक्कुआत के बरक्स हो गया जो कुछ लोग सोच रहे थे। क्या ख्याल है ना मुशाहिद साहब? कामरान साहब, हमें खुश होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज गुड फॉर पाकिस्तान। हमें खुश होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज गुड फॉर पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान आर्मी चीफ को वो होस्ट कर रहा है, इट्स अ गुड डेवलपमेंट, इट्स पॉजिटिव। मुल्क के लिए फायदा है कि नहीं? बंदे की बात छोड़े, अफराद की, कि फलानी पार्टी या फलाना शख्स या फलाना इदारा, पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पर अच्छी बात है।
और हमारे मुल्क की मफाद के लिए है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, तो ये पॉजिटिव बात है। बिल्कुल ठीक है सर। अब आए जरा मिडिल ईस्ट के पिक्चर। इज ट्रम्प इक्वली गुड फॉर द मिडिल ईस्ट पीस? जी, कि आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प, ईरान तो ये समझ रहा है सीधा सीधा कि जनाब ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये डोनाल्ड ट्रम्प की उसके बगैर, आशीर्वाद के बगैर हो ही नहीं सकता था। इजराइल ने जो अटैक किया है, आज रशिया ने तंबीह की है अमेरिका को कि आप डायरेक्ट और असला आपका बीच में इन्वॉल्व ना हो, वरना ये बड़ी बुरी बात होगी खित्ते के लिए। लेकिन आपके नज़दीक किस हद तक अमेरिका ओपनली नहीं आएगा इजराइल की मदद के लिए? और इस जंग का मुशाहिद साहब अंजाम आप समझते क्या है? स्टेक्स हाई किसके लिए यहाँ पर है? इजराइल के लिए कि जिसका टारगेट ये है कि ग्राउंड पे ज़ेर ज़मीन उनका न्यूक्लियर प्लांट भी तबाह कर दे, रजीम भी चेंज कर दे, शाह ऑफ ईरान के बच्चे को भी इधर ला के बिठा दे, अपनी पसंद का रजीम भी लिया है। स्टेक्स उनके लिए हाई हैं या ईरान के लिए बहुत हाई हैं, जिनको रेजिस्ट करना है, जिनके पास एक लिमिटेड रेंज के मिसाइल्स होंगे, जिनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ मिसाइल्स होंगे, वो कब तक करेंगे? किस किस के लिए इस वक्त चैलेंजेस हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। अगर मैं एक ब्रेक के बाद आपके पास आऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस के लिए क्या क्या इस वक्त खदशात और ख़तरात हैं। मुशाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है जनाब, बहुत गहरी निगाह रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे, पॉलिटिकल अफेयर्स पे भी। ईरान इजराइल जंग कहाँ जाएगी, किसकी जीत किसकी हार, और असल वो जीत और हार किसकी होगी, अमेरिका उसको किस तरफ लेके जाएगा, इन तमाम अहम तरीन बातों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुशाहिद साहब सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद साहब, अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं इस ईरान के ऊपर हमलों से और जंग से? क्या उनको अब तक अचीव हुआ है और क्या मैक्सिमम अचीव हो सकता है? देखें जी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है ईरान के। ठीक है, ये नेतन्याहू का जो पुराना एजेंडा है वो एजेंडा है रजीम चेंज, जैसे आपने खुद बयान किया। और मुझे लगता है, मैं अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट देने को तैयार हूं प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि उसको बेचारे को फंसा दिया गया है। ये जो इजरायली लॉबी और ये जो गैंग है ना सारा जंगजू वाला, क्योंकि बेसिकली ट्रंप खुद इंस्टिंक्टिवली जंगजू नहीं है, कोल्ड वॉरियर नहीं है, जंगें रोकना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा होगा देखो जी चिड़ी नहीं फटकेगी, 24 घंटे में हम तिया पांचा कर देंगे और वो इराक वाला हाल हो जाएगा और आपकी फतह हो जाएगी और आपको बड़ा क्रेडिट मिलेगा। तो मुझे लगता है उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी ट्रंप की पूरी कोशिश, नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि ट्रंप को किसी तरीके से वो खींच के घसीट के जंग के अंदर शामिल कर दे ईरान के खिलाफ। जो एजेंडा आपने बयान किया बड़ा सही है। एक तो है कि ईरान को शिकस्त करे, फिर रजीम चेंज करो, फिर शाह ईरान का जो बेटा है उसको लेके आओ और फिर उसका तिया पांचा करो। ये मुमकिन नहीं है। और अगर ये लगाम ना लगाई ट्रंप ने, तो ट्रंप अपनी सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगा। क्योंकि ये नेतन्याहू ने डिबो देना, ये जंगें जो है ना शुरू करनी आसान होती हैं, इसके नतायज अजीब से हो सकते हैं। और ईरानी जो भी हैं वो लड़ना जानते हैं और उनकी कैपेसिटी है लड़ने की। और अभी भी देखें उनकी टॉप लीडरशिप मिलिट्री वाइप आउट होगी, उनके साइंटिफिक न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनको मार दिया गया, उनके न्यूक्लियर नेगोशिएटर अली शमखानी वाला उनको मार दिया गया। लेकिन फिर भी उनका सिस्टम चल रहा है, जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अभी भी ईरान के पास अभी और मिलिट्री ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर अमेरिका बराह रास्त शामिल हो गया, जिसका वो काफ़ी कोशिश कर रहा है नेतन्याहू, और वो चाहता है कि अमेरिका वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स इस्तेमाल करे, जो 30,000 पाउंड का बम है, और उससे और तबाही मचाए, तो उससे बहुत नुकसानात होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज के लंच में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कल बड़ी अच्छी तकरीर की उन्होंने डायस्पोरा के सामने कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम मजम्मत करते हैं इजरायली हमले की, और हम ये चाहते हैं कि अमेरिका जंगबंदी कराए ताकि जंग के नतायज ख़तरनाक ना हो इस खत्ते के लिए। हम तो हमसाए हैं ईरान के, हमें मालूम है कि खुदा ना खास्ता जंग अगर बढ़ती गई और ज़्यादा भड़क गई तो उसके नतायज हम जैसे हमसाए पर डायरेक्टली होंगे, अदम इस्तेकाम के। और फिर उसके पता नहीं क्या प्लान है इनके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, क्योंकि आगे देखा ना बड़ा जी बहुत नेगेटिव होगा। लेकिन मुशाहिद साहब लेकिन सर आप डोनाल्ड ट्रंप का कह रहे हैं, ट्रंप को ट्रैप करने वाली बात है। अभी आप ट्रंप को, आपको मैं 2-3 ट्वीट्स के जुमले सुनवाता हूँ। ईरान को वो कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर, फिर वो कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर, फिर वो कह रहे हैं वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग, ही इज एन ईजी टारगेट बट इज सेफ देयर, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम किल आउट एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ, बट वी वांट मिसाइल नॉट तड़ियाँ लगा रहे हैं ना वो। तो उसके बाद वी नाउ हैव कंप्लीट टोटल कंट्रोल ऑफ स्काइज ऑफ ईरान, ईरान हैड गुड स्काई, ये वो कहने का मतलब ये कि वो ही इज ऑल द वे आउट इन वॉर अगेंस्ट ईरान। तो आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका और इजराइल सोच रहा था वो अपनी उस प्लानिंग के तहत ही जा रहा है? और वो क्या अल्टीमेट रजीम चेंज था? रजीम चेंज तो कभी हो ही नहीं सकता। पूरे स्काइज के ऊपर भी आपकी, अगर जब तक कि आप लैंड पे नहीं जाएंगे, अफगानिस्तान इज अ क्लासिक एग्जांपल, उसके अंदर नॉर्दर्न अलायंस आया तो अमेरिका की कितनी सुपीरियरिटी थी,
लेकिन वो टेक ओवर करने के लिए तो लाना पड़ा उनको वहां पे नीचे नॉर्दर्न लाइंस को। बिल्कुल सही है। इराक में भी यही हुआ था कि उन्होंने इराक में भी हुआ था, हमला किया फिर टेक ओवर किया। एक और है जी, आपने जो ट्रंप की बात की ना तड़ियां वाली, वो बात है कि ट्रंप की आदत है जिसे कहते हैं पंजाबी में दफा यरकानवे लगाना। और यरक जाएगा, वो बुली करता है, वो बढ़ के मारता है पंजाबी स्टाइल, वो ये कर देंगे, मैं ये कर दूंगा। अगर नहीं होता तो वो यू टर्न भी ले लेता है। उसकी ये क्वालिटी है कि वो पीछे भी हट जाता है। अभी वो डरा रहा है, धमका रहा है और वो बुली कर रहा है ईरानी लीडरशिप को, और ईरानी लीडरशिप बुली नहीं हो रही है। उनका ठीक है, आप कर लें, आप जो करने, हम अपना तैयार है लड़ने के लिए, मरने के लिए। तो एक बड़ा फर्क है। तो ये जो है ना रजीम चेंज, आई एग्री विद यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। और ये जंग जो है ना अगर तवालत अख्तियार कर गई तो इसके बड़े खतरनाक नतायज खुद अमेरिका के लिए। देखें ना, अगर बिलफर्ज मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ कामरान साहब, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोस है, वहां से तेल आता है ये गल्फ से सारा 30%। अगर वो माइन कर दें उनके हार्बर को, उनके पोर्ट्स को, क्या हो जाएगा? आपका तेल की कीमत $50 से $200 $300 चली जाएगी, तबाही हो जाएगी। अमेरिका के अंदर खुद लाइनें लग जाएंगी गैस। अगर मैं लोगों को दिखा सकूं, आप जो फरमा रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जरा दोबारा लोगों को बता दीजिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की मैं विजुअल दिखा रहा हूँ। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है बड़ी स्ट्रेटेजिक जगह पे वाक़ है, और इसको ईरान और इजराइल के माबैन अगर इन्होंने कशीदगी बढ़ती है और ये बंद कर देते हैं, इसमें दुनिया में इस्तेमाल होने वाला तकरीबन 20% तेल, यानी रोजाना तकरीबन 1.7 करोड़ बैरल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई जैसी बड़ी तेल पैदा करने वाली रियासतें इस रास्ते अपनी बरामदात करती हैं। तो ये अगर बंद होता है, बिल्कुल मुशाहिद साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, ये ईरान इस वक्त अगर इसको बंद कर दे, ये खलीज फारस, खलीज अम्मान को जोड़ने वाली है बेसिकली ये, तो बहुत बड़ा सेटबैक है। दुनिया की 80% एनर्जी सिर्फ अपना इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से आती है। ये बंद हुई तो कुवैत, कतर, इराक, यूएई सब मुतासर होंगे। जी सर, अब आप कंटिन्यू करें इसी के ऊपर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। लेकिन क्या इसके बाद जवाब मिल जाएगा अमेरिका को अटैक करने का ईरान पे, अगर ये बंद करते हैं इसको? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये ईरान अभी नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका शामिल हो गया बराह रास्त जंग में। अमेरिका ने अभी 2 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं, कार्ल विंसन भी और एक और भी साथ भेज दिया उन्होंने। ब्रिटिश ने भी एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं सारे। और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर अगर वहां से बमबारी शुरू होगी तो फिर कोई बैद नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर ईरान ने कहना है ठीक है, अगर यही बात है तो फिर हम भी एक्सट्रीम में जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन ऑप्शन से दुनिया को भी, आलमी अमन को भी और मईशत को भी, और अमेरिका की अपनी मईशत को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो ये नेतन्याहू है, ये जो बदमाशी कर रहा है, ये डबोएगा अमेरिका को भी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अमेरिकन लीडरशिप, ख़ासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप को, अच्छी बात है कि आज लंच पे शायद कुछ कन्वे तो करेंगे हमारे मिलिट्री आर्मी चीफ फील्ड मार्शल, ये क्योंकि हम तो खिते में हैं। हाँ, हम तो खिते में है ना, वो तो बात कर रहे हैं उधर कि वी आर राइट नेक्स्ट डोर नेबर्स टू ईरान, और जो हमारे पास मालूमात है, हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग है, और हमें मालूम है। आई थिंक जब इजराइल पे और मेरे ख्याल में बात आती है वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका जो पाकिस्तान की बात सुनेगा, वो तो बड़ी इजराइल को लेके तो वो बहुत टची है। ट्रंप जरा फर्क है, ट्रंप इज इन अ लिसनिंग मोड। मेरा ख्याल में ट्रंप सुनने को तैयार होगा। अच्छा। वो इतना सरकारी सच को नहीं मानता। ट्रंप वैसे भी CIA की बात नहीं मानता, पेंटागन की नहीं मानता, वो जरा डिफरेंट किस्म का लीडर है। वो बात सुनने को तैयार होगा अगर उसको बात सुनाई जाए। एक और बड़ा अहम फैक्टर है साहब, ये कि अगर कोई देखें यहाँ पे जो ईरान में इस वक्त रजीम है, वो मैं ये नहीं कह रहा प्रो रशिया या प्रो चाइना, बट इट इज़ फ्रेंडली टू चाइना, इट इज़ फ्रेंडली टू रशिया। उनसे वो मिलिट्री हेल्प भी लेते हैं, उनसे वो चीज़ें भी खरीदते हैं। तो आपके ख्याल में अगर यहाँ पे कोई रजीम चेंज जहन में है इजराइल और अमेरिका के, तो रशिया और चाइना को कंसर्न नहीं होगा, वो बीच में नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे फिर कि एक ऐसा रजीम आ जाए जो एंटी रशिया और एंटी चाइना हो, प्रो इजराइल प्रो अमेरिका हो जाए? अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कामरान साहब। सर, मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक उनका हिस्टोरियन है अमेरिकन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, नियाल फर्गुसन। उसने कहा है कि उसने तारीफ की नेतन्याहू की। उसने कहा नेतन्याहू हैज रिस्टोर्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द वेस्ट, कि नेतन्याहू ने जो हमला किया ईरान पर, मगरिब की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर की है। उसने क्या जवाब पेश किया है? उसने कहा कि असल हदफ हमारा वेस्ट का इज चाइना। ये तो ईरान इज ऑन द वे, जो असल हदफ हमारा चाइना है, ताइवान है, जो आप बात कर रहे हैं ना। तो ये जो जंग है ये सिर्फ इस खित्ते के हवाले से नहीं है, इट्स अ लार्जर बैटल के मगरबी बालादस्ती के हवाले से। और देखा ना, मगरबी बालादस्ती वैसे तो दुनिया में ख़त्म हो रही है, लेकिन जो मगरबी पिट्ठू है इस खित्ते में, इजराइल, वो अपना बालादस्ती इस्टेब्लिश करना चाह रहा है मिडल ईस्ट में। तो इसलिए उसको रोकना और उसको लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसलिए चाइना और रशिया भी
मेरे ख्याल में बहुत वो तशवीशनाक सूरत हाल में होंगे कि ये तो हमारे खत्ते में आके किस किस्म की सिचुएशन आ गई, और वो इससे खुश नहीं होंगे। सर ये यानी आपको लगता है बहुत मुश्किल है शाह ऑफ ईरान के बेटे को इंस्टॉल करना इधर, और ख़ास तौर पे अगर अमेरिका भी स्काइस के ऊपर कब्जा कर ले तब भी नहीं आना पड़ेगा नीचे इनको ये करने के लिए, और आना खुदा का नाम ले कामरान साहब, ये कहाँ से ये डायनासोर ले आए हैं? ये इसके बाप को CIA ने इंस्टॉल किया था 1953 में। CIA इसको जनीवा से लेके आई थी, प्ले बॉय था इसका बाप शाह ऑफ ईरान, उसको लेके आई, उसको इंस्टॉल किया, और उसके फिर सजा उनको भुगतनी पड़ी। कई सालों तक ईरान में इंकलाब वगैरह आया। अब उसका बेटा जो है पता नहीं वो कहाँ पेरिस में बैठा हुआ है, अब तो खैर इजराइल के गोद में बैठा हुआ है। उसको इंस्टॉल करना, ये दुनिया तब्दील हो गई है जनाब, ये उल्टी गंगा नहीं बहेगी ऐसे इसराइल। लेकिन मुझे फिर ये समझ नहीं आ रहा कि ये देखें, हमने ये भी रिसर्च देखी, सामने हमारे आई कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो बेसिकली है ज़ेर ज़मीन, और वो ज़ेर ज़मीन इन स्ट्राइक से तो जाने वाला नहीं है। वो एक जहाज़ है अमेरिका का, पता नहीं B-52 है क्या, कल मैं उसकी रिपोर्ट चला रहा था, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि B-2 जो है वो कॉन्क्रीट वॉल्स को तोड़ सकता है और उतना नीचे तक जा सकता है जितना नीचे जाके वो न्यूक्लियर प्लांट्स को तोड़ दे। अगर तो इजराइल का सिर्फ इंटरेस्ट न्यूक्लियर उसको तोड़ना है तो उसमें फिर अमेरिका को आना पड़ेगा वॉर के अंदर, और फिर बहुत मुखालफत और बहुत प्रेशर भी लेना पड़ेगा। लेकिन आपको भी लगता है कि ये सिर्फ न्यूक्लियर मामला नहीं है, तो अगर मामला उससे बढ़ के ये रिजीम चेंज वगैरह था और वो नजर नहीं आ रहा चेंज होता हुआ, तो फिर इस जंग का मकसद क्या है सर? देखिए जी, न्यूक्लियर एक बहाना है, असल निशाना ईरान का इंकलाब है, ईरान का सिस्टम है, ईरान की हुकूमत है, जो तर्ज हुकूमत है। और देखिए नेतन्याहू की अपनी पोजीशन बड़ी ख़राब हो चुकी है। उसने जेनोसाइड किया है फ़लस्तीन में, इंटरनली उसके अंदर खुद मुखालफत है। जिस दिन ये जंगें ख़त्म हुई नेतन्याहू की अपनी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि लोग उससे भी तंग हैं। लेकिन वो चाह रहा है कि इन जंगों के ज़रिए अमेरिका का सहारा लेते हुए ये एक ऐसा काम करे ताकि वो कहे कि जी देखो जी, मैं फ़ातेह ईरान हूँ, मैं फ़ातेह हिज़्बुल्लाह हूँ, फ़ातेह हमास हूँ, और मैंने ये कर दिया, मैंने बहुत कारनामा कर दिया। और ये जो बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं ना आप, ये सिर्फ बहाना है बिल्कुल। 26 मार्च को जो तुलसी गबार्ड है खातून, जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका की, जिसके तहत 17 अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज आती हैं, तुलसी गबार्ड ने कहा था कि न्यूक्लियर, ये अभी 2025 को कहा था न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, ईरान हैज नॉट मेकिंग, लेकिन ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं मानता इसको, और वो जो इसके ऑब्जर्वेशन को वो ट्रंप ने तो वैसे डिसमिस कर दिया, वो क्योंकि सियासी तौर पर उसने सियासी बयान दिया। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि इशू न्यूक्लियर है ही नहीं, ये सिर्फ बहाने है कि उसको मारना है, फर और तो करना है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में, मुझे बड़ी दुख हुआ और मैं कहता हूँ शर्मनाक बात है, G7 जिसे मैं कहता हूँ गोरिस्तान, जो वेस्टर्न ममालिक हैं यूरोपियन, उन्होंने क्या बयान दिया है उन्होंने। ये जर्मन चांसलर जो है मर्ट्स, उसने कहा है कि इजराइल इज डूइंग द डर्टी वर्क फॉर अस, हमारा गंदा काम इजराइल कर रहा है और हम उनके साथ खड़े हैं। उनको शर्म नहीं आई ऐसे बयान देने की? ये बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, कानून की बालादस्ती की, इंटरनेशनल लॉ की, UN चार्टर की। तो ये इनका असलियत तो ये सामने आ गई कि इनका एजेंडा है क्या। बिल्कुल ठीक सर, मैं ये देख रहा था कि ईरान जो है उसकी एक बड़ी USP है उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी। होता ये सर कि हमने ये पढ़ा जब बाहर पढ़ने गए, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के मतलब पढ़ा, केनेथ वॉट्स वगैरह को पढ़ा, तो पता चला कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हवाले से और ये मिसाइल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि दुश्मन जो है आपका, उसकी अगर मिसाइल की रेंज एंटी बैलिस्टिक भी हो जाए, एंटी कॉन्टिनेंटल भी हो जाए, डजंट मैटर। असल बात यह कि अगर आपका मिसाइल दुश्मन तक पहुंच रहा है दैट इज इनफ। मतलब अगर आपका मिसाइल इंडिया तक पहुंच रहा है तो इससे हमें कोई गर्ज नहीं है कि इंडिया का मिसाइल अमेरिका तक भी पहुंचे, तो हमें इससे क्या, वो तो एक्स्ट्रा हो गया ना। तो ईरान का मिसाइल ऐसा तो है कि वो इजराइल तक पहुंच जाए, लेकिन आपके नज़दीक वो इतनी तादाद में है और कितनी तादाद में है कि वो उसको, इस जंग को वो इन अ रिटेलिएशन मोड, इन रिटेलिएशन टू ऑल द इजराइल अटैक्स कैरी ऑन भी कर सकते हैं? और आपके नज़दीक सक्सेस रेट क्या है ईरान का एज कम्पेयर टू कि जो वो उनका एक डोम बना हुआ है जिसको इंटरसेप्ट होता है, फिर वो उसके बाद मिसाइल कुछ अंदर जाते हैं, कुछ नहीं अटैक करते, और तल अबीब जो है वो कितने प्रेशर में इस वक्त पहली दफा उनके लोग और वहां की वो? Now that's a very good question, excellent question, कामरान साहब। सर पहली दफा तल अबीब में, हाइफा में वो सीन्स देखे गए हैं जो इजराइल की तारीख में कभी नहीं देखे गए।
सही कि बॉम्बिंग हो रही है, लोग कई रातों से शेल्टर में हैं, बॉम्ब शेल्टर के अंदर छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि जो देखे ना मिसाइल रेट अगर वो कहते हैं 20% भी है, अगर 100 मिसाइल मारे तो 20 हिट किए हैं। 20 कहाँ हिट किए हैं? मोसाड हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री बेसिस, बिल्डिंग्स। तो वो तो उनकी हालत खराब हो गई है कि हमारी तो नॉर्मल लाइफ तबाह हो गई है। अब यो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि कितनी तादाद है। अब ये एक ईरान की खामी कह लें या कमजोरी कह लें हुई है कि ईरानी सिस्टम के अंदर अनफॉर्चुनेटली मोसाद की पेनिट्रेशन बड़ी हो गई और सिक्योरिटी ब्रीच बड़े हुए। बल्कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर आया था अब्बास अरगची 2 महीने पहले तेहरान से इस्लामाबाद, जी। तो मेरे उनसे डिनर पे मुलाकात हुई। मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा मुझे हमारा बड़ा खदशा है कि आपकी सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा कमज़ोर है, क्योंकि वो इस्माइल हानिया को उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स में तेहरान में मारा और लोगों को भी। तो उधर अब पता नहीं कितने हैं, लेकिन लास्ट फिगर्स मैं देख रहा था, कोई वेस्टर्न प्रेस के फिगर्स हैं कि अभी भी 2-3 हज़ार सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक और ये मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के मौजूद हैं। तो अब आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये तो क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है। वो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो जो आयरन डोम है, आयरन डोम को तो हुतीज ने भी पेनिट्रेट किया, आयरन डोम को तो हिजबुल्लाह ने भी पेनिट्रेट किया। तो आयरन डोम इज नॉट इनविंसिबल। तल अवीव के ये मनाजिर से इजराइल की गवर्नमेंट में प्रेशर बहुत आया होगा, क्योंकि ये पहली, जैसे आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पहली दफा पैलेस्टाइन नहीं था, ये गजा नहीं था, ये तल अवीव था। हाँ, तो प्रेशर तो आया होगा इजराइल के ऊपर इससे। नहीं, और मोसाद हेडक्वार्टर्स जी, मोसाद का हेडक्वार्टर्स हिट हुआ है जी। अच्छा सर, क्या हो सकता है? अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हिट हुई हैं। आपकी डिस्कशन से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उभरा मेरे ज़हन में कि अगर ये देखें, ये इजरायली अमेरिकन जो हैं, ये इतने आराम से तो नहीं, ये बड़ा प्लानिंग करके चलते हैं। और अगर इनके जहन में जिस तरह आप फरमा रहे हैं, इनकलाब का रजीम चेंज करना है, जिसको 45 साल अभी हो चुके हैं, और हमें पता है कि वहाँ पे नौजवान बहुत से ऐसे हैं जो रिफॉर्मर्स इनको आप कह लें या लिबरल्स कह लें, जो इस इनकलाब से तंग भी आ गए होंगे ईरान के अंदर। लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि क्या मोसाद ने ये वर्किंग नहीं की होगी कि अगर हम एक तरफ से ये अटैक करेंगे, एक तरफ से उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट उड़ा देंगे, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को उड़ा देंगे, अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे, दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, जिनको लिबरल्स कह लें, यूथ कह लें, जो इनकलाब के भी अगेंस्ट है, जो कि अभी तो फिलहाल खड़ी हुई है गवर्नमेंट के साथ, तो उनके अंदर वो पेनिट्रेट नहीं किए कि अगर वो अब देखें ना, अगर उन्होंने पेनिट्रेट किया और एक मैनेज तरीके से यूथ बाहर निकला है या अपोजिशन बाहर निकला है ईरान की इस मौजूदा गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट तो फारिग हो जाएगी इनकी, जितना प्रेशर ऊपर से भी है मिसाइल की सूरत में। तो इसका मतलब ये वर्किंग नहीं की हुई मोसाद ने। देखिए जी, ये प्लानिंग के ऊपर मेरा बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लोग कहते हैं बड़ी अच्छी प्लानिंग करते हैं, क्या प्लानिंग की जी? अमेरिका ने जो जंगें लड़ा है एशिया में हारा है, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, अफगानिस्तान, इराक। वो कुरान शरीफ की है ना आयत, वो मकरुल्लाह व अल्लाहुल खैरुल माकिरीन। दे प्लान्ड, द ऑलमाइटी प्लान्ड एंड द ऑलमाइटी इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। तो ये जो प्लानिंग वगैरह होती है, ये जरूरी नहीं कि इंडिया ने कितनी प्लानिंग की थी हमारे खिलाफ, मोदी ने ये करेंगे तो वो होगा, ये करेंगे तो वो होगा। 1 घंटे में हमने फेंटी दे दी, 6 जहाज गिरा दिए उनके, फिर नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश की, फिर मार पड़ी उनको। ये प्लानिंग की बड़ी है। ये है कि पेनिट्रेशन जरूर है उनकी मोसाद की, और लेकिन मुझे लगता है कि ईरानियन नेशनलिज्म भी एक बड़ा फैक्टर है। कामरान साहब, मैं ईरानी में देखा हूँ, मैं जब मैं फॉरेन स्टूडेंट भी था अमेरिका में, दूसरी जगह भी, चाहे वो रजीम के खिलाफ हो या उनकी जहनीत, वो कहते हैं कि ये मुल्ला रजीम के खिलाफ भी हैं, जो कहते हैं सो कॉल्ड मुल्ला रजीम, लेकिन वो उनकी एक ईरानियन नेशनलिज्म भी बड़ा एक जज्बा है, क्योंकि ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक तहजीब भी है, एक सिविलाइजेशन भी है। तो वो दे फील के उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये ज़रूर है कि अंदर कितनी अपोजिशन है, डिसिडेंट है। आफ्टर ऑल ईरानी कई एजेंट्स तो बन गए ना मोसाद के, कि उन्होंने अपनी मुल्क के खिलाफ भी साजिश में शामिल हुए हैं इजराइल के साथ। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है सर। एंड आई थिंक दैट शायद साहब, अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो चाइना और रशिया फिर भी पीछे रहेंगे, या वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस वॉर के अंदर एज अ रिएक्शन, रिटेलिएशन? इन माई व्यू नो, चाइना रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। अच्छा। और अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, वो नहीं इन्वॉल्व होंगे। वो अपनी रशिया का तो मशरूफ है यूक्रेन के ऊपर, उनका कोर इंटरेस्ट वो है, वो कहता है उसके अपने इंटरेस्ट, और उसमें ट्रंप उनकी मदद कर रहा है रशिया की एक बड़ा यूक्रेन के खिलाफ। एक बड़ा अहम सवाल है जो मैं छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए और ब्रेक पे जा रहा हूँ। एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या पाकिस्तान आज जो मुलाकात हो रही है, अमेरिका पाकिस्तान से
कोई मदद मांग सकता है या कोई सपोर्ट मांग सकता है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट ईरान इजराइल के अंदर? ये एक ब्रेक के बाद मुशाहिद साहब इसका जवाब देंगे। एक ब्रेक लूँगा जी मैं। मुशाहिद साहब, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू। आज आर्मी चीफ की मुलाकात, फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात में अमेरिका पाकिस्तान से कुछ हेल्प मांग सकता है इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? कामरान साहब, 1986 में जनरल ज़िया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सर, और उन्होंने दावत दी उस वक्त के ईरानी सदर सैयद अली खामेनेई, जो आजकल सुप्रीम लीडर हैं। ठीक है। और मैं उस वक्त आपकी तरह नौजवान जर्नलिस्ट था, एडिटर ऑफ द मुस्लिम। मैंने जनरल साहब को कहा, वो बैंक्वेट में, कि मैंने कहा बड़ा अच्छा फैसला किया आपने, ईरान के प्रेसिडेंट को बुलाया। उस वक्त जब अफगान जिहाद हो रहा है, हम अमेरिका के साथी हैं, अमेरिका के साथ हलीफ हैं उनके। उस वक्त जब ईरान इराक जंग हो रही है, जब ज़्यादा अरब ममालिक बशमूल सऊदी अरेबिया वगैरह वो ईरान के बहुत खिलाफ है, आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया। मैंने जनरल ज़िया को कहा कि सर, इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव यू हैव टेकन टू इनवाइट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। तो उन्होंने कहा कि लुक हियर, ईरान हमारा हमसाया भी है, हमारा दोस्त भी है, हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी है। कहते हैं उन्होंने मेरे बताया कि 1984 में बुश सीनियर आया था, जो बुश जूनियर का बाप था, एज वाइस प्रेसिडेंट, और उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ सेकंड फ्रंट खोलो, हमें ईरान पर दबाव डालना है। कहता है मैंने इनकार कर दिया, बिकॉज ईरान हमारा साथी है, हम ईरान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। मेरे ख्याल में ये बॉटम लाइन है पाकिस्तान की पॉलिसी की, एंड दिस विल रिमेन टिल टुडे। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा, चाहे अमेरिका रिक्वेस्ट भी करे तो। दैट इज जबरदस्त। मुशाहिद सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप लोगों का एनालिसिस सुना। हमेशा ही हम तो एंजॉय करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, हिस्ट्री में से निकला होता है, डीप होता है। मुझे कल तक दीजिए इजाज़त।